सुप्रभात बच्चों। पिछले व्याख्यान में हमने द्रव्य की विभिन्न अवस्थाएं और उनके अणुओं के मध्य लगने वाली अन्योन्य क्रियाएं तथा विभिन्न प्रकार के बलों के बारे में पढ़ा। अब आज हम देखते हैं ऊष्मीय ऊर्जा। किसी पदार्थ में उसके परमाणु तथा अणुओं की गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा कहा जाता है। ऊष्मीय ऊर्जा उस पदार्थ के ताप के समानुपाती होती है तथा इसे पदार्थ के औसत गतिज ऊर्जा भी माना जाता है। कणों का संचलन ऊष्मा के कारण जो होता है उसको हम ऊष्मीय गमन भी कहते हैं। अब देखते हैं अंतरा आणविक बल बनाम ऊष्मीय ऊर्जा। किसी भी पदार्थ की अवस्था उसके अंतर अणुक बल तथा ऊष्मीय ऊर्जा दोनों के अनुसार निर्धारित होती है। गैसों में अणु एक दूसरे के दूर दूर होते हैं, उनके मध्य किसी भी प्रकार की अन्योन्य क्रिया नहीं पाई जाती है तथा गैस के अणु अनियमित रैखिक गति के कारण इनमें ऊष्मीय गमन तीव्र होता है। लेकिन द्रव में अगर आ जाए तो इनमें अणुओं का विन्यास गैस और ठोस के बीच का होता है तथा इनमें अणुओं की अन्योन्य क्रियाएं काफ़ी हद तक पाई जाती हैं। ठोसों में अणु एक दूसरे के काफ़ी निकट होते हैं तथा उनमें अन्योन्य क्रियाएं काफ़ी अधिक होती हैं, इसलिए वो रैखिक गति नहीं कर पाते हैं। अगर हम देखेंगे ठोस, द्रव और गैस में, तो जैसा कि यहाँ दिखाया गया है, जैसे जैसे हम ठोस से द्रव की तरफ बढ़ते हैं यहाँ तक अंतरा अणुक अन्योन्य ऊर्जा में वृद्धि होती है और वैसे ही ऊष्मीय ऊर्जा में भी क्रमिक वृद्धि होती है। गैस से ठोस की तरफ अंतर अणुक ऊर्जा में वृद्धि होगी और उल्टा है, यहाँ पे इधर को है और यहाँ पे इधर को है। तो अणु जैसे जैसे गतिशील होंगे उनकी ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ेगी और जैसे जैसे उनकी गति कम होगी उनके मध्य होने वाली अन्योन्य क्रिया में वृद्धि होगी। अब देखते हैं अंतरा आणविक आकर्षण बलों के आधार पर ठोस, द्रव तथा गैस की व्याख्या। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, ठोस के अणु काफ़ी पास पास होते हैं और काफ़ी पास पास होने के कारण ये किसी भी प्रकार की कोई रेखीय गति नहीं कर सकते। इसलिए ये ताप वृद्धि पर नहीं फैलते हैं और दबाने पर दबते भी नहीं हैं, कठोर होते हैं। द्रव में अगर देखेंगे तो ठोस की अपेक्षा ये अणु थोड़े दूर दूर होते हैं, जिससे सीमित स्थान में ये अनियमित गति करते हैं तथा एक दूसरे पर फिसलते भी रहते हैं, इसलिए इनमें तरलता का गुण आ जाता है। अगर कोई बर्तन है, उस बर्तन में रखा गया है तो कोई भी अणु द्रव की ऊपरी सतह से बाहर नहीं जाता है, क्योंकि जैसे ही वह गति करता हुआ ऊपरी सतह पर पहुंचता है दूसरे अणु उसे अपनी तरफ खींच लेते हैं। गैस में अगर देखें तो गैस के अणु दूर दूर हैं और इनके मध्य अंतर अणुक स्थान अधिक है। ये दूरी अधिक होने के कारण इनका अंतरा अणुक
बल कम लगता है, जिससे ये कहीं भी स्वतंत्रता पूर्वक गति करने के लिए स्वतंत्र हैं और ये अनियमित रैखिक गति करते रहते हैं, क्योंकि इनको कहीं भी जाने के लिए अधिक स्थान पाया जाता है, अधिक स्थान होता है, इसलिए इनकी गतिज ऊर्जाएं अधिक होती हैं। इनके इसी गुण के कारण इनका आकार और आयतन दोनों ही अनिश्चित होता है। गैस के अणु गति करने के कारण परस्पर बर्तन जिसमें ये रखे गए हैं उसकी दीवारों से टकराते हैं और ये एक दबाव उत्पन्न करते हैं जिसको गैस दाब कहा जाता है। अब आते हैं गलनांक और क्वथनांक पर। किसी भी ठोसों का गलन या गलनांक जो है वो स्थिर दाब पर किसी ठोस को ऊष्मा देने पर उसका ताप बढ़ने लगता है तथा एक निश्चित ताप पर उसकी ताप वृद्धि रुक जाती है, क्योंकि इस ताप पर दी गई ऊष्मा ठोस के जालक को पिघलाने में प्रयुक्त होने लगती है। इस ताप पर ठोस धीरे धीरे द्रव में परिवर्तित होने लगता है। यह क्रिया ठोस का गलन कहलाती है। ताप वृद्धि के साथ कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ती जाती है तथा अंततः ठोस का जालक अपना अस्तित्व खो देता है और पिघलकर द्रव में परिवर्तित हो जाता है। अतः वह निश्चित ताप जिस पर ठोस का गलन प्रारंभ होता है ठोस का गलनांक कहलाता है। मात्र क्रिस्टलीय ठोस के लिए इसका मान निश्चित होता है। किसी 1 ग्राम ठोस को उसके गलनांक पर पूर्णतः द्रव में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को ठोस के गलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ठोसों का आयतन ताप के साथ परिवर्तित होने के कारण उनका गलनांक दाब पर भी निर्भर करता है। जिन ठोसों का आयतन ताप बढ़ने के साथ बढ़ जाता है उनका गलनांक दाब बढ़ाने पर बढ़ता है, जबकि वे ठोस जैसे बर्फ जिसका आयतन ताप बढ़ाने पर घटता है उनका गलनांक दाब बढ़ाने पर बढ़ जाता है। अगला है ठोस के गलने की प्रक्रिया के समय ताप वृद्धि स्थिर रहती है, क्योंकि इस समय दी जा रही ऊष्मा गतिज ऊर्जा में वृद्धि न कर उनके मध्य अंतराकणीय बलों को तोड़ने में प्रयुक्त होती है। यह था ठोसों के गलन तथा उनके गलनांक। अब देखते हैं द्रवों का हिमीकरण और उनका हिमांक। द्रव के हिमीकरण में देखिए पूरा दिया हुआ है। द्रव के कण परिपार्श्व में से ऊष्मा प्राप्त कर अथवा ताप बढ़ाने पर द्रव की सतह को छोड़कर बाहर वाष्प अवस्था में आ जाते हैं। किसी ताप पर द्रव की सतह से द्रव कणों के वाष्प में परिवर्तन की क्रिया वाष्पन कहलाती है। वाष्पन की क्रिया द्रव की सतह पर ही होती है। वाष्पन मूल रूप से निम्न कारकों पर निर्भर है। नंबर 1, द्रव की प्रकृति अर्थात द्रव में कार्यरत अंतरा आणविक बलों की प्रबलता पर, ताप पर और दाब पर। द्रव के वाष्पन से उत्पन्न वाष्प द्रव की सतह पर दाब डालती है तथा जब ये वाष्प
द्रव के साथ साम्य में होती है उस समय वाष्प द्वारा द्रव की सतह पर डाला जाने वाला दाब द्रव के वाष्प दाब के बराबर होता है। जिस ताप पर किसी द्रव का वाष्प दाब 1 वायुमंडल हो जाता है उसे द्रव का क्वथनांक कहते हैं। प्रत्येक द्रव के लिए इसका एक निश्चित मान होता है। द्रव के क्वथनांक पर ताप में कोई वृद्धि नहीं होती क्योंकि इस अवस्था में द्रव को दी जा रही ऊष्मा अंतरा आणविक बलों को तोड़ने में प्रयुक्त हो जाती है। किसी द्रव के 1 ग्राम को उसके क्वथनांक पर वाष्प में बदलने में व्यय ऊर्जा वाष्पन की ऊर्जा कहलाती है। अब वाष्पों का द्रवण अर्थात संघनन। वाष्प का ताप घटाने पर वाष्प कणों की गतिज ऊर्जा घट जाती है तथा अंतरा आणविक बलों की प्रबलता बढ़ जाती है। इस कारण वाष्प के अणु द्रव अवस्था प्राप्त कर लेते हैं। इसे संघनन कहते हैं। संघनन वाष्पीकरण की विपरीत क्रिया है। अब आते हैं ठोस का वाष्प में परिवर्तन अर्थात ऊर्ध्वपातन और तुषाराच्छादन क्या है। हम पहले भी बता चुके हैं कुछ ऐसे ठोस हैं जो गर्म करने पर बिना द्रव में परिवर्तित किए सीधे वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं। इस क्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं तथा ऐसे पदार्थों को ऊर्ध्वपातज पदार्थ कहा जाता है, जैसे कपूर, अमोनियम क्लोराइड, ठोस आयोडीन इत्यादि। अब तुषाराच्छादन देखते हैं। जैसे ठोस वाष्प में परिवर्तित होता है वैसे ही कुछ पदार्थों की वाष्प ठंडा करके बिना द्रव में परिवर्तित हुए ठोस में परिवर्तित हो जाते हैं, जैसे ओस का बनना। यह ऊर्ध्वपातन की विपरीत क्रिया है। अब देखते हैं कुछ गैसीय नियमों को। इसमें पहला नियम है बायल का नियम। 1662 में रॉबर्ट बायल ने इस नियम को दिया था और इसके अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर इसके गणितीय स्वरूप को देखा जाए तो V समानुपाती 1/P या V बराबर K/P, जहाँ K स्थिरांक है, V आयतन है और P गैस का दाब है। इस समीकरण को हम PV बराबर K से भी लिख सकते हैं। PV बराबर K से अर्थात स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा के लिए दाब तथा आयतन का गुणनफल स्थिर होता है। मान लेते हैं T ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा के लिए P1 दाब पर गैस का आयतन V1 तथा उतनी ही मात्रा के लिए P2 दाब पर गैस का आयतन अगर V2 है तो समीकरण जो होगा वो P1 V1 बराबर P2 V2 बराबर स्थिरांक। अब दाब आयतन वक्र के आधार पर भी बायल के नियम को एक ग्राफ के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ये देखिए, ये ग्राफ है। अगर P और 1/V के बीच में ग्राफ खींचें तो ये एक सीधी रेखा आती है। P और PV के बीच में अगर ग्राफ खींचें तो अलग अलग ताप पर ये एक ऐसे सीधी रेखा आती है जो पैरेलल है। इसके बाद अगर आ जाए P और
V के बीच में ग्राफ खींचेंगे तो ये क्रमशः आप देखिए यहाँ से ऊपर से नीचे की, जैसे जैसे आयतन बढ़ता है वैसे वैसे दाब घटता जाता है। जैसे जैसे इधर आयतन बढ़ रहा है T1, ये देखिए ये दाब क्रम आयतन दाब घट रहा है, अर्थात ये सिद्ध करता है कि आयतन और दाब में व्युत्क्रम का अनुपात है। यहाँ पे देखें अगर तो log V और log P के बीच में भी जैसे जैसे आयतन बढ़ेगा दाब क्रमशः बढ़ता जाएगा, दाब बढ़ता जाएगा, आयतन घटता जाएगा। यहाँ देखिए V और P के बीच में इनके मोलों की संख्या, जैसे जैसे P का मान बढ़ रहा है ये क्रमशः आयतन घटता जा रहा है या इसके मोलों की संख्या भी घट रही है। अब देखते हैं दूसरा नियम, चार्ल्स का नियम। इस नियम को 1787 में जे चार्ल्स ने दिया था। उसके पश्चात 1802 में भी इस नियम को गेलुसाक ने संशोधित किया था। इस नियम के अनुसार स्थिर दाब पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके परम ताप के समानुपाती होता है। अगर देखें हम इसे गणितीय स्वरूप में तो V समानुपाती T के होगा, दाब स्थिर रहेगा, या V बराबर KT या V/T इज इक्वल टू K, जहाँ K स्थिरांक, V आयतन और T गैस का परम ताप है। अगर इसके ग्राफिकल स्वरूप को देखें तो ताप और आयतन इन दोनों में ग्राफ खींचा गया है। जैसे जैसे ताप बढ़ रहा है आप देखो क्रमशः ये आयतन भी बढ़ रहा है। यहाँ पे log V और log T में भी जैसे जैसे log V का मान बढ़ रहा है, log T का मान जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे log V का मान भी बढ़ रहा है। V और T में भी जैसे जैसे ताप बढ़ा रहे हैं दाब पर वैसे वैसे आयतन भी इनका बढ़ रहा है। यदि स्थिर दाब पर परम ताप T1 पर किसी गैस की निश्चित मात्रा के लिए V1 तथा समान दाब पर गैस की उसी मात्रा के T2 परम ताप के लिए V2 हो तो इस समीकरण को हम लिख सकते हैं V1/T1 बराबर V2/T2। स्थिर दाब पर आयतन ताप वक्र के द्वारा भी चार्ल्स के नियम को व्यक्त किया जा सकता है। यदि किसी गैस की एक निश्चित मात्रा का किसी निश्चित दाब पर तथा 0 डिग्री सेंटीग्रेड आयतन पर आयतन V0 है तथा गैस की उसी मात्रा का उसी दाब पर तथा T डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर VT हो तो इस परिभाषा के अनुसार VT इज इक्वल टू V0 प्लस V0/273 इंटू T, या VT इज इक्वल टू V0 1 प्लस T/273। इस समीकरण की सहायता से ताप निरपेक्ष पैमाना या केल्विन परम ताप पैमाना विकसित किया जा सकता है। ग्राफ में आप देखो V और ताप T इन दोनों में एक ग्राफ खींचा गया है, अर्थात 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर उसके मूल आयतन का 1/273वां भाग बढ़ता है और अगर घटावेंगे तो घटता है। तो इस चार्ल्स के नियम के अनुसार -273 डिग्री सेंटीग्रेड पर आयतन 0 होना चाहिए। स्थिर ताप पर P तथा V के मध्य आरेख समतापीय वक्र कहलाएगा।
स्थिर दाब पर V एवं T के मध्य आरेख समदाबी आरेख कहलाएगा। स्थिर आयतन पर P तथा T के मध्य आरेख सम आयतनी वक्र कहलाएगा। परम शून्य ताप 0 डिग्री केल्विन या -273.16 डिग्री सेंटीग्रेड पर गैस अवस्था ही नहीं रहती, अतः 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर गैस का आयतन शून्य कहना गलत होगा। इस तापक्रम को प्राप्त करने से पहले ही कोई भी गैस अपनी अवस्था परिवर्तित कर लेती है। अब तक 4.2 डिग्री केल्विन का ताप प्राप्त हो चुका है। दूसरे शब्दों में किसी भी पदार्थ को 0 डिग्री केल्विन तक ठंडा नहीं कर सकते। तो ये था चार्ल्स का नियम। बायल और चार्ल्स का नियम हमने बता दिया। अब इन नियमों की सहायता से गैस समीकरण तथा कुछ अन्य नियमों को भी हम देखेंगे कल। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।